हेलो दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम साहिल है और मेरी उम्र 20 साल है। हमारा घर 2 मंजिलों का था। नीचे हम रहते थे और ऊपर हम हमेशा किराएदार रखते थे। पिछले कुछ महीनों से मेरी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थीं, इसलिए ऊपर का कमरा खाली किया गया था। कुछ ही दिनों में दीदी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। शादी का समारोह पूरा हुए 2 महीने हो चुके थे, इसलिए मेरी माँ ने उस कमरे को फिर से किराए पर देने का फैसला किया। रोज कई लोग उस कमरे को देखने आ रहे थे, लेकिन मेरी माँ ने फैसला किया था कि वो कमरा केवल एक परिवार को ही देंगी, क्योंकि कॉलेज के छात्रों को कमरा देने पर वो बहुत शोर करते हैं और समय पर किराया भी नहीं देते हैं। कुछ दिनों बाद एक फैमिली किराएदार के रूप में हमारे घर आई। वो परिवार बहुत सीधा साधा और शिष्टता से भरपूर था। उसमें माँ बाप और सीमा नाम की उनकी बेटी थी। सीमा की उम्र थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वो बहुत ही होशियार और गुणवान थी। उसे पढ़ाई करने और किसी ऊंचे पद की नौकरी करने की बहुत इच्छा थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसके माता पिता ने कई बार उसे शादी के लिए कहा था, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि पहले मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर मैं शादी के बारे में सोचूंगी। सीमा के माता पिता भी उसके सपनों का समर्थन करते थे। सीमा सच में बहुत पढ़ाकू लड़की थी। वो हर साल कॉलेज में टॉप करती थी। सीमा अपनी पढ़ाई में इतनी मग्न रहती थी कि कभी-कभी तो मुझे भी उस पर बहुत गर्व होता था। दूसरी तरफ मैं भी पिछले 1-2 साल से परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं, खासकर इंग्लिश की वजह से मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही थी। एक शाम की बात है, मैं और मेरी माँ घर में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी सीमा हमारे घर आई। वो पिछले महीने का किराया देने आई थी। उसने मेरी माँ के हाथों में किराया पकड़ाया और जाने लगी। तभी मेरी माँ ने उससे पूछा कि सीमा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सीमा हंसते हुए बोली, हाँ आंटी, बहुत अच्छी चल रही है। उसकी बात सुनकर मेरी माँ को अचानक से एक आइडिया आया। वो बोली, सीमा, हमारा साहिल भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे अंग्रेजी में थोड़ी मदद की जरूरत है। अगर तुम उसे पढ़ाओगी तो उसे बहुत फायदा होगा। सीमा बोली कि मुझे साहिल की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसे पढ़ाते समय मेरा भी अभ्यास हो जाएगा। मेरी माँ ने तुरंत तय किया कि कल से साहिल तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम उसे पढ़ा देना। सीमा बोली कि ठीक है आंटी, और वैसे भी मैं दिन भर अकेले पढ़ाई करती रहती हूँ। अगर साहिल भी मेरे साथ पढ़ाई करेगा तो इसमें हम दोनों का फायदा होगा। फिर दूसरे दिन तय समय के अनुसार मैं सीमा के पास कुछ किताबें लेकर गया। वो कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, इसलिए मैंने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी। उसका ध्यान मेरी ओर गया। वो तुरंत उठी और हंसते हुए बोली, के आओ साहिल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसने मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी। वो बोली कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम कब से तैयारी कर रहे हो? मैंने बताया, मैं पिछले 1 साल से कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ। इस पर वो हंसते हुए बोली कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुम पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सीमा सच में बहुत होशियार थी। वो अलग अलग विषयों पर मुझे भरपूर जानकारी देती थी। उसके बोलने और समझाने के अंदाज से मुझे उसके ज्ञान का पता चल जाता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि सीमा, मुझे तो इन सब बातों की बहुत कम जानकारी है। वो बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी और फिर तुम भी आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करोगे। सीमा घर पर अकेली रहती थी क्योंकि उसके माँ बाप दोनों नौकरी के लिए सुबह ही बाहर चले जाते थे और शाम को वापस घर लौटते थे। मुझे सुबह, दोपहर, शाम या जब भी समय मिलता था, मैं उसके घर पढ़ाई करने चला जाता था। अब हमारे बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सीमा बहुत खूबसूरत थी। उसके काले लंबे बाल, पतली कमर और चांदी सा चमकता रंग उसे और भी खूबसूरत बना देते थे। गले के नीचे से वो इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। वो हमेशा पंजाबी सूट पहनती थी और दुपट्टे के इस्तेमाल से उसकी सुंदरता और भी निखर कर सामने आती थी। कुछ महीनों बाद बैंक में एक अच्छे पद की नौकरी के लिए वैकेंसी निकली थी, इसलिए हम दोनों उस परीक्षा की तैयारी करने में लग गए थे।
मुझे बैंकिंग के क्षेत्र की नौकरियां ज्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। एक दिन कुछ काम के चलते मुझे उसके घर पढ़ाई के लिए जाने में देर हो गई। करीब 2 बजे जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि उसका दरवाजा खुला था। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वो झाड़ू लगा रही थी। वो झाड़ू लगाने में इतनी व्यस्त थी कि उसे मेरे आने का पता ही नहीं चला। वो झाड़ू लगाते समय नीचे झुकी हुई थी और उसने अपने कंधे पर दुपट्टा नहीं लिया हुआ था। हालांकि मैं देखना तो नहीं चाहता था, लेकिन अचानक से मेरा ध्यान उसकी सुंदरता पर चला गया। उसे देखकर मैं कुछ पलों के लिए स्थिर हो गया। उस पल मुझे समझ में आया कि मुझे अपना ध्यान कहीं और नहीं लगाना है। मैंने तुरंत खुद को संभाला और उसे आवाज दी कि सीमा, मैं आ गया। उसके बाद उसका ध्यान मेरी तरफ गया। वो मेरी तरफ देखकर बोली कि अरे, आज तो तुम काफी देर से आए हो। मैंने हंसते हुए पूछा कि तुम दोपहर में झाड़ू क्यों लगा रही हो? वो बोली कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी गंदगी हो गई थी। लेकिन शायद तभी उसे याद आया कि उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ है। वो तुरंत झाड़ू वहीं रखकर पीछे वाले कमरे में भाग गई और कुछ ही पलों में वो दुपट्टा लेकर बाहर आई। मुझे उस पल थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अंदर गया और कुर्सी पर बैठ गया। वो भी मेरे सामने आकर बैठ गई और फिर हम दोनों पढ़ाई करने लगे। हमने अपनी किताबों में ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू किया। दोपहर में हम जब भी पढ़ाई करते थे, वो हमेशा कुछ नाश्ता बनाती थी और मुझे भी खिलाती थी। आज भी वो खाने के लिए पकौड़ियाँ लेकर आई थी। 5 बजे की तरफ वो बोली कि मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है, लेकिन बहुत आलस आ रहा है। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि मुझे बता दो क्या क्या लाना है, मैं ले आऊंगा। वो बोली कि नहीं, तुम नहीं ला सकते। फिर मैंने थोड़ा मजाक करते हुए कहा कि अरे, ऐसा क्या है जो मैं नहीं ला सकता? वो हंसते हुए बोली कि तुम रहने दो, मैं ही चली जाऊंगी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें आलस आ रहा है तो मैं तुम्हें गाड़ी से लेकर चलूंगा। तुम जल्दी से अपना सामान ले लेना और जल्दी से वापस घर लौट आएंगे। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा सोचने लगी और बोली कि चलो फिर ठीक है। शाम को 6 बजे मैंने अपनी बाइक निकाली और नीचे इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सीमा नीचे उतर कर आई। उसने चटक लाल रंग का एक पंजाबी सूट पहना हुआ था। मेरी नजर एक बार उस पर गई और टिकी ही रह गई। मैंने खुद को संभाला और गाड़ी चालू की। वो बैठने वाली ही थी, तभी मैंने उससे कहा कि सीमा, अपना दुपट्टा संभाल के रखना। उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और दोनों पैरों को इधर उधर करके बाइक पर बैठ गईं। उसने हम दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला रखा हुआ था। हमारे गांव के रास्तों पर बहुत गड्ढे हैं और मेरी बाइक भी पुरानी थी, इसलिए हमें बहुत झटके लग रहे थे। झटकों की वजह से कुछ ही देर में सीमा ने अपना कोमल हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसके स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने अपना पूरा ध्यान बाइक चलाने पर केंद्रित रखा। हम बाजार पहुंचे और उसने जल्दी से अपना सामान खरीदना शुरू कर दिया। हमें वहां ज्यादा समय नहीं लगा और सामान खरीदने के बाद हम दोनों वापस घर लौटने लगे। लौटते समय भी वो पिछली सीट पर बच्चों की तरह बैठी हुई थी, लेकिन अब हमारे बीच में दूरी थोड़ी कम हो गई थी। वो मुझसे इतना सट के बैठी हुई थी कि उसके शरीर का संपर्क मुझे अपनी पीठ पर महसूस हो रहा था। उसने अभी भी अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था, जिससे मेरे मन में अनगिनत विचार आने लगे थे। खराब रास्तों की वजह से जब भी वो थोड़ा सा हिलती थी, तो मैं उसके शरीर के धक्कों को महसूस कर पाता था और इससे मेरा मन गड़बड़ाने लगा था। फिर भी मैंने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। मैंने गाड़ी रोकी और उसे उतरने के लिए कहा। मुझे थैंक यू बोलकर वो सीढ़ियों से चढ़कर अपने घर चली गई। मैंने घर पहुंचते ही खुद को उसके विचारों में खो दिया। मेरे मन में विचारों का तूफान था। मैं खुद से पूछ रहा था कि साहिल, तुम्हें क्या हो गया है? तुम जिसे दीदी कहते हो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? ये ठीक नहीं है, लेकिन दिमाग और शरीर दोनों पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। फिर भी मैंने अपने विचारों को दबाकर शांत रहने की कोशिश की। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं उसके घर गया। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी और मुझे देखते ही उसने तेजी से अपनी ओढ़नी कंधे पर रख ली। ये उसकी आदत थी। जब मैं उसके साथ होता था तो वो हमेशा दुपट्टा ओढ़ कर रखती थी, लेकिन जब वो अकेली होती थी तब वो दुपट्टे को किनारे रखकर बेफिक्र रहती थी।
मैं अपनी जगह पर बैठ गया, पढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो मुझसे बोली कि मैंने कल तुमसे पॉल्यूशन के ग्राफ के बारे में पूछा था। क्या आज तुम मुझे ग्राफ बनाना सिखाओगे? मैंने कहा हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। मैं अपनी जगह से उठा और उसके पलंग के पास जाकर बैठ गया। वो ग्राफ बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार गलतियां कर रही थी। मैंने कहा ये ऐसा नहीं है, पेंसिल इधर लाओ, मैं बनाकर दिखाता हूँ। मैंने उसकी पेंसिल लेकर अपनी किताब पर ग्राफ बनाकर दिखाया। वो हैरान होकर बोली कि साहिल, तुमने तो बहुत अच्छे से बनाया है। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन मुझे नहीं बना। मैं हंसते हुए बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा अभ्यास करोगी तो तुम भी कर पाओगी। उसने फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे फिर नहीं बना। उसने थोड़ी निराशा के साथ मेरी तरफ देखा और बोली कि साहिल, मुझे अच्छे से सिखा दो ना। उसकी आवाज में मिठास और चेहरे पर मासूमियत देखकर मुझे कुछ खास महसूस हुआ। मैं थोड़ा हंसते हुए बोला कि ठीक है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सिखाऊंगा। उसकी सहमति लेकर मैं उसके बाईं तरफ पलंग पर बैठ गया। उसने दीवार के पास थोड़ा खिसक कर मुझे आराम से बैठने की जगह दे दी। मैंने उसके हाथ में पेंसिल दी और कहा कि अब तुम धीरे धीरे हाथ हिलाओ। उसने अपने हाथ को सही स्थिति में रखा और मैंने उसके हाथ को हल्का सा सहारा देकर पेंसिल चलाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं उसका हाथ चल रहा था, मेरी कोहनी उसके गले के नीचे वाले हिस्से को छू रही थी। मैंने कोशिश की कि ऐसा ना हो, लेकिन इसे टालना मुश्किल था। इस सब के बावजूद भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके स्पर्श का मेरे मन पर गहरा असर हो रहा था। मैंने कहा कि अगर हाथ खुला छोड़ दिया जाए तो आसान हो जाएगा। तभी पेंसिल का नोक टूट गया। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ हटाया और कहा कि थोड़ा रुको, मैं किचन से पानी पीकर आता हूँ। मैंने किचन में जाकर ठंडा पानी पिया, लेकिन पानी पीने के बाद भी मेरे दिल की धड़कन शांत नहीं हुई। उसके हर कदम और हर हरकत का ख्याल मेरे मन में था। तभी कमरे से आवाज आई कि साहिल, जल्दी से आओ, इतना समय क्यों लगा रहे हो? ये सुनकर मैं फिर से उसके पास गया। उसने एक नई पेंसिल ले ली और उसे अच्छी तरह से धारदार बना लिया। मैंने फिर से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और ग्राफ बनाने लगा। वो चुप थी, लेकिन उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया? तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? तुम्हें नींद आ रही है क्या? उसने चौंक कर आंखें खोलते हुए कहा कि सॉरी साहिल, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। मैंने फिर से उसके हाथ को पकड़ा, लेकिन इस बार मेरा मन और भी अलग दिशा में भाग रहा था। मेरी उंगलियों ने उसकी उंगलियों को हल्का सा छू लिया और अनजाने में मैंने अपनी उंगलियां उसके बीच में गुंथा दी हैं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे, उससे लग रहा था कि उसे ये अनुभव अच्छा लग रहा है। उसकी सांसों की गति तेज हो गई और उसका हल्का सा थरथराना मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अब अपनी उंगलियों को घुमाना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट और अनजान आकर्षण दिख रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, साहिल प्लीज, ऐसा मत करो। उसके शब्दों में थोड़ी उलझन थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी भावना थी। तभी उसने मुझे अपने और करीब खींच लिया। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में जो भावना थी, उसने मुझे न रुकने पर मजबूर कर दिया। उस पल हम दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए थे जैसे सारा अतीत पीछे छूट गया हो और हम केवल उसी पल में जी रहे हों। तभी मेरी नज़र खिड़की की खुली छत पर पड़ी। मैंने धीरे से उससे कहा कि खिड़की खुली है, पहले इसे बंद कर लो। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली कि तुम्हें अभी भी खिड़की ही दिखाई दे रही है। उसकी आंखों में मुझे प्रेम दिख रहा था। बाहर तेजी से हवा बह रही थी, लेकिन उस कमरे में हमारे बीच भावनाओं का तूफान चल रहा था। कुछ समय बाद जब मैं होश में आया तो मुझे बहुत शर्म आने लगी थी। जो कुछ हुआ था उसने मेरा मन उलझा दिया था। सीमा चुपचाप वहां से उठी और रसोई में भाग गई
उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो भी थोड़ी गड़बड़ में थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। मैंने खुद को संयमित करने की बहुत कोशिश की और बिना कुछ कहे अपनी किताब वहीं छोड़कर घर की तरफ भाग गया। जब मैं घर पहुंचा तो माँ बाथरूम में कपड़े धो रही थी। नल का पानी पूरे घर में गूंज रहा था। मैं सीधे बेडरूम में गया। पलंग पर लेटते ही छत पर लगे घूमते पंखे को देखने लगा। पंखा जैसे गोल गोल घूम रहा था, वैसे ही मेरे विचार भी घूम रहे थे। मैंने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर दीं और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। कुछ घंटे बाद जब मैं जागा तो बाहर अंधेरा हो चुका था। मेरे मन में फिर से सीमा के ख्याल आने लगे थे। उसे क्या महसूस हुआ होगा? क्या उसे बुरा लगा होगा? मैं हर चीज का दोष अपने ऊपर डाल रहा था। उसका मासूम चेहरा और शांत भाव बार बार मेरे मन में आने लगे थे। तभी मेरी माँ की आवाज आई, बेटा और कितनी देर सोएगा? शाम हो गई है। मैं अचानक खड़बड़ाकर उठा और अगले कमरे में आ गया। माँ बोली कि क्या हो गया? तुम इतनी देर से क्यों सो रहे हो? कल रात में नींद नहीं आई थी क्या? मैंने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ माँ, कल रात अच्छे से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैंने दिन में अच्छी नींद ले ली। अगले 2 दिन मैं सीमा के घर नहीं गया और उसने भी मुझे नहीं बुलाया। पहले मैं जब भी उसके घर नहीं जाता था तो वो हमेशा मुझे बुला लेती थी, लेकिन इस बार वो चुप थी। ये सब मुझे बहुत खटक रहा था। मैं अपना ज्यादातर समय घर में ही बिता रहा था। माँ ने एक बार पूछा कि क्या हुआ, 2 दिनों से तुम पढ़ाई करने के लिए सीमा के पास नहीं जा रहे हो? मैंने बस किसी बहाने से उन्हें शांत किया। तीसरे दिन सुबह मैं बगीचे में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। तभी अनजाने में मेरी नजर ऊपर वाले माले पर पड़ गई। सीमा वहीं खड़ी थी और उसकी भी नजर मुझ पर थी, लेकिन मेरे देखते ही उसने तुरंत अपनी नजरें चुरा लीं। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से देखा। वो अभी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी नजर मुझ पर नहीं थी। तभी मेरी माँ बाहर निकल आईं और उनकी नजर सीमा पर पड़ गई। वो सीमा से बोलीं कि क्या बात है सीमा, 2 दिन से पढ़ाई बंद है? ऐसा लगता है कि कोई समस्या है। सीमा झिझकते हुए बोली, नहीं आंटी, परीक्षा नजदीक है इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ, और साहिल कहता है कि उसका सिर दर्द कर रहा है, इसलिए वो नहीं आया। माँ ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, क्या हुआ है तुझे? तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ माँ, थोड़ा सिर दर्द कर रहा था लेकिन अब ठीक है। फिर मैंने सीमा की तरफ देखा और कहा, आज मैं पढ़ाई के लिए आऊंगा। उसने धीरे से कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी किताबें लेने के लिए बैग खोला तो मुझे ध्यान आया कि मेरी किताबें तो सीमा के पास ही रह गई थीं। इसलिए मैंने जानबूझकर एक ऐसी किताब उठाई जो ज्यादा काम की नहीं थी, उसे हाथ में लिया और सीमा के घर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीमा हमेशा की तरह अपने कंधे पर किताब रखकर पढ़ रही थी। मैंने उससे कोई बात नहीं की और सीधा कुर्सी पर बैठकर किताब खोल ली, पर काफी ध्यान लगाने के बाद भी मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद मेरी सहन शक्ति का बांध टूट गया। मैं सीमा की तरफ देखते हुए बोला कि सीमा, लेकिन इतना कहकर मैं रुक गया। वो अभी भी अपनी पढ़ाई में मगन थी। मैंने फिर से उसका नाम लिया तो वो बोली, हाँ बोलो साहिल, क्या बात है? मैं थोड़ा घबराते हुए बोला कि उस दिन जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। सीमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि कोई बात नहीं साहिल, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो। जो होना था वो हो चुका है। अब सब भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सीमा की समझदारी ने मुझे बहुत हल्का महसूस कराया और इससे मुझे उसके प्रति और भी ज्यादा सम्मान महसूस हुआ। मैंने चुपचाप पढ़ाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि साहिल, तुम उस बात पर ज्यादा विचार मत करो। अगले महीने हमें परीक्षाएं देनी हैं। अब बस अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इस बार हमें पास होना है। इसके बाद हम दोनों सच में मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। वो मेरी हर तरह से मदद करती थी और प्रोत्साहित भी करती रहती थी, लेकिन मेरे मन में उसके लिए भावनाएं बढ़ती ही जा रही थीं। मुझे वो बहुत पसंद आने लगी थी। परीक्षा होने में 7 दिन बाकी रह गए थे। उस दिन मैं सीमा के पास गया और अपने साथ एक गुलाब का फूल ले गया। पढ़ाई करते समय मैंने बहुत सोचा कि उसे ये फूल दूं या नहीं दूं।
आखिरकार हिम्मत करके मैंने उसे गुलाब का फूल दे दिया। वो नीचे देख रही थी, लेकिन जब उसने मेरे हाथ में गुलाब देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए थैंक यू बोला और मेरे हाथ से फूल ले लिया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा कि सीमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उम्र में तुमसे कुछ साल छोटा हूँ, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो। सीमा ने थोड़ी देर सोचा और शांत स्वर में कहा कि साहिल, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं खुद को सातवें आसमान पर महसूस कर रहा था। मैंने खुशी से सीमा को गले लगा लिया, लेकिन सीमा तुरंत गंभीर हो गई और बोली कि साहिल, हमें इस समय अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद हमने और भी मेहनत से पढ़ाई की। हम दोनों ने परीक्षा दी और दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए। कुछ दिनों बाद हमारे दोनों घरों में ज्वाइनिंग लेटर आया। हम दोनों के माँ बाप बहुत खुश थे। मेरे पापा ने मुझसे बोला कि सीमा दीदी को थैंक यू बोल दे। अगर वो नहीं होती तो तू इतने अच्छे नंबरों से पास नहीं होता। तभी मेरी माँ ने हल्की सी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा कि वो दीदी नहीं है। सीमा हमारे घर की होने वाली बहू है, साहिल उसका होने वाला पति है। आप उसे दीदी क्यों बोल रहे हो? इतना कहकर हम दोनों के घर वाले हंसने लगे। मैं बाहर चला गया और सीमा शर्मा के अंदर भाग गई। और कुछ इस तरह हमारी खूबसूरत कहानी का